स्टार्ट। 4 विधानसभाओं के चुनाव नतीजे आने के बाद हमारे राजनीतिक विमर्श में उत्तर बनाम दक्षिण का एक नया पहेलीनुमा स्वर उभर आया है। कहा जा रहा है कि भाजपा उत्तर भारत पर तो राज कर रही है, लेकिन दक्षिण उसे खारिज कर रहा है। इसलिए भारतीय राजनीति विंध्य पर्वत के इधर उधर सीधे 2 भागों में बट गई है। पहली बात तो यह है कि भाजपा के वर्चस्व को केवल दक्षिण में चुनौती नहीं मिल रही है। भारत के राजनीतिक नक्शे पर नज़र डालते ही पता लग रहा है कि भाजपा केवल उत्तर केंद्रित पार्टी नहीं है, बल्कि वह अपने ही प्रिय क्षेत्र हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है। अगर दक्षिण में वह कहीं भी सत्ता में नहीं है, तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी हाशिए पर ही है। इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और दक्षिण का तमिलनाडु भी शामिल है। पश्चिमी तटीय रेखाओं पर नज़र डालें तो भाजपा इस क्षेत्र में केवल गुजरात और गोवा में सत्ता में है। महाराष्ट्र में वह गठबंधन करके सत्ता में आई है, पर मुख्यमंत्री की कुर्सी सहयोगी दल को सौंपनी पड़ी है। यह सब जान लेने के बाद भी इसे उत्तर दक्षिण विभाजन कहेंगे। इसके विपरीत यह परिधि वाले और तटीय क्षेत्रों के राज्यों में पहुंच न बना पाने की भाजपा की कमजोरी को उजागर करता है। अपने राजनीतिक हार्टलैंड में वह पर्याप्त लोकसभा सीटें जीत लेती है। अगर हम उत्तर दक्षिण विभाजन वाले तर्क को ही मान लें, तो उत्तर पूर्व को कहाँ रखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भाजपा ताकतवर और सर्वविजयी भले दिखती हो, वह उस अखिल भारतीय विस्तार और प्रमुखता की बराबरी करने से कोसों दूर है, जो कांग्रेस को इंदिरा गांधी के दौर में हासिल थी। 1984 में राजीव गांधी ने 414 लोकसभा सीटों का जो स्कोर बनाया था, उसे अपवाद ही माने। 1971 के बाद से इंदिरा के सामान्य दौर में कांग्रेस को पूरे देश में सीटें मिलती थीं और आम तौर पर 350 के आंकड़े के इर्द गिर्द रहती थी। भाजपा ने 2019 में हिंदी प्रदेशों के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में भी विपक्ष का सफाया करके अब तक की सबसे अधिक 303 सीटें हासिल की थी। अगर हम भारत के राजनीतिक नक्शे पर नज़र डालें, तो साफ हो जाएगा कि 350 के आंकड़े को छूने के लिए उसे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या अब हम यह भी कहेंगे कि उत्तर दक्षिण विभाजन के साथ साथ एक उत्तर पूर्व विभाजन भी है। या
क्या हम यह कहेंगे कि जिस भी राज्य में हिंदी प्रमुख भाषा है और जहां भाजपा सबसे आगे है वह उत्तर भारतीय राज्य है? क्या मध्य प्रदेश उत्तर भारतीय है? बिहार को ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उसकी उत्तरी सीमा नेपाल को छूती है, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड ये तो मध्यवर्ती या पूर्वी मध्यवर्ती राज्य हैं। भारतीय राजनीति को क्षेत्रीय या भौगोलिक आधारों पर विश्लेषित नहीं किया जा सकता। फिलहाल मानो कहा जा रहा है कि कम आधुनिक, कम शिक्षित, कम प्रगतिशील और इसलिए अधिक कट्टरपंथी उत्तर भारत मोदी की भाजपा को वोट देता है, जबकि दक्षिण इसके विपरीत अधिक समझदार और सम्मानजनक है। यह भी कहा जा रहा है कि दक्षिण के पास इतने आंकड़े नहीं हैं कि वह भारत को मोदी से बचा सके। पैरा भौगोलिक रूप से भाजपा के लिए चुनौती वास्तव में उत्तर बनाम दक्षिण वाली नहीं है, बल्कि हिंदी पट्टी बनाम परिधि वाली है। यह पार्टी कई तटवर्ती राज्यों दक्षिण, पूरब, पश्चिम में नहीं जम पाई है। इसके अलावा अगर आप गुणात्मक पहलू को देखें तो 1977 के चुनाव नतीजों की क्या व्याख्या करेंगे और जिसे आज उत्तर भारत या हिंदी पट्टी कहा जाता है, उसने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को इमरजेंसी के लिए जिस तरह खारिज कर दिया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? जबकि कांग्रेस ने दक्षिण की 154 सीटों में से ज़्यादातर जीत ली थी। पैरा भारतीय जनता पार्टी आज जिन राज्यों में भारी बहुमत में है, उनमें कांग्रेस तब कुल मिलाकर सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपनी अपनी सीटों रायबरेली और अमेठी से हार गए थे। तो क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1977 में उत्तर भारत राजनीतिक रूप से ज़्यादा होशियार और सजग था, जबकि दक्षिण आँख मूंद कर इंदिरा गांधी के पीछे चल रहा था? या क्या उत्तर को नागरिक स्वाधीनताओं की ज़्यादा चिंता थी और उसने इमरजेंसी को खारिज कर दिया था, जबकि दक्षिण संवेदनहीन था? ठीक उसी तरह जैसे आज यह कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत ज़्यादा समझदार है क्योंकि उसने कट्टरपंथी भाजपा को वोट नहीं दिया। पैरा 5 राज्यों के चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में भाजपा ने धान का MSP 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने का जैसे ही वादा किया, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे बढ़ाकर 3200 कर दिया। ऐसे रेट के लिए ना तो किसी संस्था से अध्ययन करवाया गया, ना ही यह देखा गया कि इससे बाजार में धान के दाम की क्या स्थिति
होगी। स्टॉप।